नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि संचार क्या है, संचार की प्रक्रिया क्या है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन कौन से हैं, अवरोधक कौन कौन से हैं संचार के, और टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संचार क्या है। कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन, अर्थात जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई सूचना, कोई विचार साझा करते हैं तो उसको संचार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, न्यूज़ एंड व्यूज़, अर्थात जब हम कोई भी भावना, कोई भी विचार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर रहे हैं तो वह संचार कहलाता है। अब आता है संचार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग विद्वानों ने संचार की अलग अलग परिभाषा दी है। सबसे पहले केट डेविस के अनुसार कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसी प्रकार जॉन एडायर के अनुसार कम्युनिकेशन इज़ एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू मेक कॉन्टेक्ट विद अनदर एंड मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ अंडरस्टूड। अब हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले सेंडर आता है जो किसी भी सूचना को भेजता है, जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो स्रोत होता है हमारे संचार का। नेक्स्ट आता है एनकोडिंग, जिसमें जो सूचना, जो संदेश उसे भेजना है, उसको पहले वह अपने भावों को, अपने विचारों को एक फ्रेम में डालता है, जिस प्रक्रिया को हम एनकोडिंग कहते हैं। उसी के बाद वो संदेश का रूप लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा चैनल, माध्यम, जिस माध्यम के द्वारा हमारा प्रेषक जो है वो संदेश को रिसीवर तक पहुंचाता है। यह माध्यम आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, तो आप सामने सामने कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो भाषा भी हो सकती है, और अगर दूर बैठे किसी व्यक्ति के साथ आप संचार करते हैं तो आप टेलीफोन पर भी कर सकते हैं। आप इसके लिए मास मीडिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो कोई भी हो सकता है, यह आपके संचार के प्रकार पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग की प्रक्रिया रिसीवर के द्वारा की जाती है। रिसीवर जो संदेश प्राप्त करता है सेंडर के द्वारा, उसको अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी शिक्षा, अपने पुराने अनुभव के आधार पर उसको डिकोड करता है और उस संदेश को ग्रहण करता है। उसके बाद रिसीवर अपना फीडबैक सेंडर के पास भेजता है, और इस प्रकार रिसीवर आपका सेंडर बन जाता है और सेंडर आपका रिसीवर बन जाता है। और इस प्रकार कम्युनिकेशन का जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है वो चलता रहता है। इसमें एक एलिमेंट आता है आपका नॉइस, जो चैनल में आता है, जो शोर है, जो टेक्निकल भी हो सकता है आपका, और भाषा से संबंधित अवरोधक भी हो सकता है, जो कि आपके संचार को प्रभावित करता है, प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को ज्यों का त्यों रिसीवर तक नहीं पहुंचने देता है। नेक्स्ट जो डायग्राम देख रहे हैं आप, वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को दर्शाता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंडर कौन होता है। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हैं, संचार के जो विभिन्न कारक हैं संचार की प्रक्रिया के, वो कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो है हमारा सेंडर या एनकोडर। सेंडर को ही हम एनकोडर भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रेषक ही सूचना या संदेश को भेजने से पहले उसको एनकोड करता है। एनकोड करते समय वह अपने भावों को किसी स्पेसिफिक वर्ड्स, लैंग्वेज, साइन एंड सिंबल्स, ग्राफिक का भी यूज़ करता है, ताकि वह अपने संदेश को अपने रिसीवर तक भेज सके, और जो उसका एक्सपेक्टेड फीडबैक है, अपेक्षित प्रतिपुष्टि जो वो चाहता है, वो उसको मिल सके। उदाहरण के लिए यहाँ जो दिया गया है एक एग्जाम्पल, कि ट्रेनिंग मैनेजर अगर कोई नए कंपनी के कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई ट्रेनिंग कंडक्ट कराता है, तो वह उनको संस्था के बारे में अवगत कराता है। इस प्रकार जो सेंडर है वो ज़रूरी नहीं है कोई एक व्यक्ति होगा, वह कोई संस्था भी हो सकती है, और वह कोई ऑर्गेनाइजेशन या लोगों का समूह भी हो सकता है जो संदेश को भेजता है, जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है।
यहाँ पर संचार किस प्रकार होगा, ये आपके सेंडर की कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग की प्रक्रिया जिसमें आपका जो सेंडर है वो सूचनाओं को या अपने भावों को या विचारों को आपके रिसीवर के पास इस प्रकार भेजता है ताकि वह उसको ज्यों का त्यों ग्रहण कर सके। एनकोडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एनकोडिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप अपने भावों को सही तरीके से फ्रेम करके रिसीवर तक नहीं पहुंचा पाएंगे और रिसीवर भी फिर उनको सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाएगा, और जो आपका मैसेज है उसमें मिसकम्युनिकेशन होने के और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैसेज, संदेश, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, जो हमारा कंपोनेंट है या एलिमेंट है, क्योंकि यही एक वो की आइडिया है जिसको कि संचारित किया जाता है, जिसको भेजा जाता है। यह आपका रिसीवर को आप भेजते हैं, सेंडर भेजता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है एक मैसेज से, एक संदेश से। जब सेंडर कोई संदेश उसके पास है, वो किसी संदेश को दूसरे के पास भेजना चाहता है, तो आपका संचार की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपका जो संदेश है उसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट है आपका चैनल, माध्यम। आप चैनल आपके संदेश को रिसीवर तक पहुंचाता है। माध्यम कुछ भी हो सकता है आपका, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल जब आप यूज़ करते हो तो आप उसमें टेलीफोन या फेस टू फेस कन्वर्सेशन आप यूज़ करते हैं, और जब नॉन वर्बल होता है तो ईमेल, टेक्स्ट से भी करते हैं। जो आजकल हम व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर पे बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, वो भी आपका नॉन वर्बल में आता है। इसी प्रकार से प्रत्येक माध्यम की अपनी खूबियां हैं, अपनी खामियां हैं। हमारे संचार का उद्देश्य क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम संचार के किस माध्यम का प्रयोग करते हैं अपने संदेश को रिसीवर तक भेजने के लिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि अगर रिटन कम्युनिकेशन हमको करना है, हमको लिखित संचार करना है, तो हम ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ हम छोटे लोगों के समूह तक हमको अपना संदेश पहुँचाना है या कोई सूचना देनी है। इसी प्रकार जब हमको ऑरल कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं, मौखिक संचार यूज़ करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये है कि हमको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, तुरंत प्रतिपुष्टि मिल जाती है अपने संदेश की। तो इस प्रकार मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस नहीं रहते हैं, और जो भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है हमारे रिसीवर को, तो उसे भी तुरंत ही दूर किया जा सकता है। जो सेंडर है वो रिसीवर के फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ सकता है कि उसको संदेश समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके आधार पर अपने संदेश देने के तरीके में या माध्यम में भी चेंजेस कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक माध्यम की अपनी खूबियां और खामियां हैं, और संचार के उद्देश्य के अनुसार माध्यम का चुनाव संचार की प्रक्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा वो है डिकोडिंग। डिकोडिंग की प्रक्रिया संचार में आपका जो रिसीवर है, आपका जो प्राप्त करता है, उसके द्वारा की जाती है। कम्युनिकेशन किस प्रकार से सक्सेसफुल होगा ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा इस बात पर कि आपका जो रिसीवर है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या क्या है। अगर दोनों के पास सेम एक्सपीरियंसेस है, वो सेम कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका जो संदेश है उसकी डिकोडिंग जिस प्रकार से एनकोडिंग की गई है उसी प्रकार से होगी। यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि अगर हम ट्रेन से ट्रैवल करने के बारे में चर्चा करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर रेल में जिसने सफ़र किया है और उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा है, तो जब भी ट्रेन से ट्रैवल करने की बात होगी, रेल यात्रा की बात होगी, तो वो अपने सुखद अनुभव जो है वो आपके साथ साझा करेगा, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस उस बारे में ऐसे रहे हैं। और जिसके एक्सपीरियंसेस रेल यात्रा के अच्छे नहीं रहे हैं, तो वो उस बात को उसी तरीके से प्रेजेंट करेगा, और हर बार जो अपना ओपिनियन है वो इसी प्रकार बनाएगा कि उसको उस सफ़र में आनंद नहीं आया या उसको कोई कष्ट हुआ। नेक्स्ट है हमारा रिसीवर। रिसीवर वह व्यक्ति होता है जिसके लिए संदेश भेजा गया है। इसे हिंदी में हम अपना प्राप्तकर्ता भी बोलते हैं। प्राप्तकर्ता जो है वो डिकोड करता है मैसेज को,
किस प्रकार वो डिकोड करेगा ये बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है कि उसकी नॉलेज क्या है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस क्या है उस मैसेज के लिए। दोनों का जितना सेम होगा, नॉलेज सेम होगी, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड सेम होगा, उनका सोशो कल्चरल बैकग्राउंड सेम होगा, तो मैसेज का डिकोडिंग जो है वो सेम एनकोडिंग के प्रकार से ही होगी, और जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल आपका होगा। लास्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है फीडबैक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का। कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक ये पता लगाता है कि आपका संदेश कितना इफेक्टिवली रिसीवर के पास पहुंचा। अगर आपका रिसीवर किसी सूचना को सही तरीके से प्राप्त कर रहा है तो इसका पता आपको उसके द्वारा दिए गए फीडबैक से चलेगा कि अगर उसने फीडबैक दिया है और उसने सही से इंटरप्रिटेशन की है या नहीं, सही से व्याख्या आपके मैसेज की है या नहीं, इसका पता आपको उसके द्वारा दिए गए फीडबैक से चलेगा कि किस प्रकार क्या कितना उसको समझ में आया। फीडबैक आपका वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी आपको पता चल सकता है, साइन एंड सिंबल्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, और लिखित रूप में भी आपको फीडबैक प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि संचार के अवरोधक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बैरियर क्या होता है, अवरोधक किसे कहा जाता है। An obstacle in a place that prevents us from completing certain task। एक ऐसा अवरोधक जो हमको किसी एक स्पेसिफिक काम को करने से रोकता है उसको हम बैरियर कहते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर कैन बी डिफाइंड एज द एस्पेक्ट ऑफ कंडीशंस दैट इंटरफेयर विद इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स। जो ऐसे कारक जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होने देते हैं, उनके बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको हम कम्युनिकेशन बैरियर या संचार के अवरोधक या संचार में बाधाएं कहते हैं। अब जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का, कि संचार के अवरोधक कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले दिखाया गया है फिजिकल एनवायरमेंटल बैरियर्स, कि भौतिक आपके जो अवरोधक है वो कौन कौन से हैं। ये समय, स्थान, जगह और एनवायरनमेंट, शोर या गलत माध्यम के चुनाव के कारण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैरियर कॉज्ड बाय रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम। जब आप किसी गलत माध्यम का चुनाव कर लेते हैं तो भी हमारा संदेश में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, अगर हमको हमारे किसान भाइयों के लिए कोई कार्यक्रम बनाना है या उनको कोई सूचना देनी है और हमने वह सूचना अंग्रेजी के अखबार या अंग्रेजी के चैनल में दे दी है, तो वो सूचना हमारा जो लक्षित उपभोक्ता है, हमारे जो किसान भाई हैं, उन तक नहीं पहुंच पाएगी और जो हमारा कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाएगा। और फेल किसी लिए होगा? क्योंकि संचार के लिए हमने सही माध्यम का चुनाव नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक बैरियर, जो होता है आपका भाषा से संबंधित। जो आप गलत भाषा का चुनाव कर लेते हैं, गलत साइन एंड सिंबल्स का चुनाव कर लेते हैं, वो आपके सिमेंटिक बैरियर है, जिसको अर्थगत अवरोधक भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल बैरियर, आपके सांस्कृतिक अवरोधक जो होते हैं, जो हमारे डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, हमारी सांस्कृतिक विविधता है, उसके कारण होता है कि दो व्यक्ति अलग अलग संस्कृति से हैं और हर संस्कृति में किसी एक अलग साइन का, किसी एक अलग सिंबल का अलग अर्थ होता है। तो उसके कारण जो अवरोधक पैदा होते हैं संचार में, उसको हम कल्चरल बैरियर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, जो हमारा मनोवैज्ञानिक अवरोधक, जो हमारे मूड्स, एटीट्यूड या रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करता है, जिनके कारण होता है। लास्ट है हमारा बैरियर कॉज्ड बाय वेरिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी, कि जो हमारा दृष्टिकोणीय अवरोधक इन्हें कहा जाता है, जो हमारे अलग अलग दृष्टिकोण के कारण होता है। हर व्यक्ति का अपना किसी विषय को लेकर अलग दृष्टिकोण होता है, उसके कारण जो अवरोधक पैदा होते हैं उन्हें हम कहते हैं दृष्टिकोणीय अवरोधक। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की, कि भौतिक अवरोधक कौन कौन से होते हैं। फिजिकल बैरियर्स या भौतिक अवरोधक वो होते हैं जो हमारे संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं।
ये हमारे ऐसे अवरोधक होते हैं जिन्हें आसानी से कई बार दूर किया भी जा सकता है, और कई बार संचार में ये इतनी ज़्यादा बाधा उत्पन्न करते हैं और इन्हें नहीं भी दूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी पास खड़े व्यक्ति से बात करते हैं और ऊपर से हमारे कोई फाइटर प्लेन या चला जाता है, या पास से कोई गाड़ी जाती है हॉर्न बजाते हुए जिसका शोर है, और आपको दूसरे व्यक्ति की बात समझ में नहीं आई है, नहीं सुनाई दी आपको, तो इनको हम फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप टेलीफोन पे किसी से बात करते हैं और बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, आवाज़ कटनी शुरू हो जाती है, तो जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, तो वो भी हमारा फिजिकल बैरियर्स में आता है। इसी प्रकार अगर किसी दूर खड़े व्यक्ति के साथ आप बात करते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि आप पास आ जाइए, पास आकर बात कीजिए, मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। तो इस प्रकार कई फिजिकल बैरियर्स, भौतिक अवरोधक ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है, और कई भौतिक अवरोधक ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, जिनको हम तुरंत ठीक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिमेंटिक बैरियर, जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो हमारा होता है उन अवरोधकों को कहा जाता है। इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा सेंडर और रिसीवर है उन दोनों की भाषा सेम हो, वो दोनों एक भाषा को जानते हो जिसमें वो संचार कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति किसी ऐसी भाषा में संचार करता है जो आपके रिसीवर को नहीं आती है, तो आपका मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है, या जिनका किसी दूसरी भाषा में अलग अर्थ है, तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि संचार करते समय हमारे रिसीवर की पृष्ठभूमि क्या है, इस बारे में भी हमको ध्यान रखना चाहिए, और सही साइन एंड सिंबल्स का प्रयोग करना चाहिए। ग्रामर का और भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी का एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि जो बहुत कॉमन हम लोग स्कूल्स में भी देखते हैं व्याकरण की किताबों में, कि रोको कॉमा मत जाने दो। इसी तरीके से अगर आपने कॉमा लगा दिया रोको मत के बाद, तो उसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, रोको मत जाने दो। तो किस प्रकार से ग्रामर का और भाषा का प्रयोग करके अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान हमें संचार में रखना चाहिए कि किस प्रकार आप कौन सी भाषा का, किस प्रकार के साइन एंड सिंबल्स का, अगर आप क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके रिसीवर को उन शब्दों का अर्थ पता है या नहीं पता है। द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक अवरोधक जिन्हें कहा जाता है। भारत हमको पता है सांस्कृतिक विभिन्नताओं का देश है, बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। तो अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग स्थानों के जो लोग हैं उनके रीति रिवाज सब अलग अलग हैं। तो संचार करते समय हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो रिसीवर है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका कल्चर क्या है। सांस्कृतिक अवरोधक जो अलग अलग संस्कृतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर हमारा सेंडर अलग संस्कृति से है, उसका अलग सांस्कृतिक बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, और रिसीवर जो है वो किसी दूसरे कल्चर से बिलोंग करता है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका संचार सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर हम जो सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के कल्चर से वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे एक दूसरे के कल्चर को, और उसको ध्यान में रखते हुए संचार करेंगे, तो हमारा संचार हम सफल होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिवफुल प्रभावशाली हो पाएगा। अलग अलग जो कल्चर है उसमें अलग अलग शब्दों के, अलग अलग बातों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो इसीलिए कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमको संचार करना चाहिए, संचार के एलिमेंट्स को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिसे मनोवैज्ञानिक अवरोधक भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक अवरोधक जो होते हैं वो हमारी मनोस्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि हम किसी संदेश को भेजते समय जो हमारा सेंडर है वो दुखी है, उदास है, या उसे दूसरे जो हमारा रिसीवर है उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो भी वो अपने मैसेज को सही ढंग से एनकोड नहीं कर पाएगा, सही ढंग से उसको फ्रेम करके मैसेज में कन्वर्ट करके नहीं भेज पाएगा।
तो जब एनकोड होके मैसेज सही से प्रेषित नहीं होगा तो रिसीवर भी उसको सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारा जो रिसीवर है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्ट लेते समय उसका ध्यान किसी और बात में है या किसी वो और चिंता में खोया हुआ है, तो भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस है वो सही तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा। मनोवैज्ञानिक अवरोधकों को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम संचार में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और ध्यान रखें कि जो रिसीवर है या जो सेंडर है उनका ध्यान आपकी तरफ है या नहीं है। और फीडबैक से जब हमको ये पता चल जाता है कि रिसीवर उस बात को सही से ग्रहण नहीं कर रहा है तो हमको उस हमारे संदेश में जो भी अपेक्षित परिवर्तन है वो करने चाहिए और उनको दोबारा से संदेश को सही तरीके से प्रेषित करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब हम कई बार हमने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जान पहचान में घर में भी ये बोलते हुए सुना है कि आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो ये सारे संचार के जो मनोवैज्ञानिक अवरोधक होते हैं वो है कि आप दूसरे व्यक्ति को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सफल नहीं हो पा रहा है और जो मैसेज है हमारा वो ज्यों का त्यों नहीं रिसीवर के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा परसेप्चुअल बैरियर, जिसे हम दृष्टिकोणीय अवरोधक भी कहते हैं। ये बहुत ही हमारा कॉमन बैरियर है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अपना अपना दृष्टिकोण होता है किसी विषय को लेकर। और जब हम किसी विषय के ऊपर बात करते हैं तो अलग अलग व्यक्ति अपने अलग अलग जो ओपिनियन है अपने वो देते हैं, और जो किसी विषय के ऊपर किसी के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एज ए फिल्टर काम करते हैं उसके बारे में उसकी राय को बनाने के लिए। यदि उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति दिल्ली घूम के आया है तो अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो वो एज अ फिल्टर के रूप में काम करता है और उसकी ऐसी इमेज बन जाती है उस जगह की, वो जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करेगा तो हमेशा उसके पॉजिटिव उस इमेज को दिखाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति दिल्ली घूम के आया और उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है तो ये भी उसका एज अ फिल्टर के रूप में काम करेगा, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस, और वो जितने भी लोगों से बात करेगा वो उसकी एक नेगेटिव इमेज उसकी बातों से हमेशा उस जगह की झलकेगी। तो इसीलिए जो परसेप्चुअल बैरियर है वो जो हमारे दृष्टिकोणीय अवरोधक हैं वो इन्हीं बातों पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार से हमारे क्या दृष्टिकोण है किसी विषय को लेकर, और अलग अलग विषयों पर अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय हो सकती है। ये बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन जब संचार को हमें सफल बनाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसे विषय पर बात करें जिसके ऊपर सभी व्यक्तियों की राय अलग अलग बेशक हो, लेकिन वो हर एक राय से एक दूसरा जो व्यक्ति है वो सहमत हो, वो उसको समझे और वो उसको उसके ऊपर विचार विमर्श करके एक अच्छा पॉजिटिव निष्कर्ष निकाल कर लेके आए, तभी हमारा कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। अब हम बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, जो संचार के अवरोधक हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले है जो हमारा रिसीवर है उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीरता से लेने का अर्थ है कि हमको उसके अनुसार हमारे संदेश को डिज़ाइन करना चाहिए, एनकोड करना चाहिए और उसके अनुसार ही हमको अपने संदेश को भेजना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्लियर मैसेज। संदेश हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तभी जो हमारा रिसीवर है वो उसको ज्यों का त्यों डिकोड कर पाएगा, समझ पाएगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस नहीं रहेंगे जब आपका संदेश ही क्लियर होगा तो। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरिंग मैसेज स्किलफुली, कि आपको जो अपना संदेश है उसको निपुणता के साथ भेजना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आपका संदेश अच्छे से रिसीवर तक भेजा जाए। फोकसिंग ऑन द रिसीवर, रिसीवर के ऊपर आप फोकस करें कि अगर आपका रिसीवर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके अनुसार आप अपना संदेश एनकोड करिए और भेजिए। इसी प्रकार यदि आप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो उनकी क्या आवश्यकता है, उनको किस प्रकार का संदेश समझ में आएगा, उस पर फोकस कीजिए
तो हमको अपने रिसीवर का जो बैकग्राउंड है, जो एज है, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो सोशो कल्चरल बैकग्राउंड है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने मैसेज को एनकोड करना चाहिए, डिज़ाइन करना चाहिए और फिर भेजना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट फीडबैक, कि ये आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपको जो फीडबैक है वो एप्रोप्रिएट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पूरा फीडबैक आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो रिसीवर है वो आपको बोलकर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं या उसके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता चल सकता है कि आपका संदेश रिसीवर को कितना समझ में आ रहा है। यदि वो आई कांटेक्ट बना के आपसे बात कर रहा है और आपको साथ साथ फीडबैक दे रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मैसेज सही तरीके से रिसीवर तक पहुंच रहा है। और यदि उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आपको अपने संदेश को दोबारा से अच्छे से डिकोड करके रिसीवर तक भेजना चाहिए, ताकि संदेश आपका अच्छे से रिसीवर तक पहुंच सके और जो कम्युनिकेशन का उद्देश्य है कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो, संचार सफल हो, वो पूरा हो सके। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट हमारा है बी अवेयर ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड, कि आपको अपने विचार स्वयं में भी स्पष्ट होने चाहिए। जब सेंडर है कोई मैसेज भेजता है तो वो उनको किस तरीके से एनकोड करेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मैसेज किस तरीके से सेंड किया जाएगा। यदि आपका जो सेंडर है वो किन्हीं ख्यालों में खोया हुआ है या उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं है तो मैसेज को सही प्रकार से एनकोड नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपका एनकोड ही सही से नहीं हुआ आपका मैसेज, तो रिसीवर के पास भी आपका मैसेज जो आप भेजना चाहते थे वैसा नहीं भेजा गया और वो भी उसको सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाएगा, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है आपका, जो संचार है आपका, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वो पूरा जो अपेक्षित आप फीडबैक चाहते थे और अपेक्षित संचार का जो उद्देश्य आप चाहते थे वो आपको प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि सफल संचार के कौन कौन से टूल्स हैं। सबसे पहले है बी ब्रीफ, संक्षिप्त में रखिए, जो ज़रूरी बातें हैं उनको कहिए, ज़्यादा डिटेल में ना जाइए। अगर आप बहुत विस्तृत बातचीत करने लग जाएंगे तो आपके संचार के जो मुख्य बिंदु है या आपके संदेश के जो मुख्य केंद्र हैं वो छूट जाएंगे। तो जब भी आप संदेश भेजते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है उनको ध्यान में रखिए और संक्षेप में रखिए। नेक्स्ट है हमारा गुड लिसनर, अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है अच्छे संचार के लिए। यदि आप संचार को, जो रिसीवर है, सही से संदेश को सुनेंगे नहीं तो आप उसका फीडबैक भी सही नहीं दे पाएंगे। तो सही फीडबैक देने के लिए और अच्छा कम्युनिकेशन, सफल कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। क्लैरिटी, स्पष्टता विचारों की भी होनी चाहिए, स्पष्टता भाषा व्याकरण की भी होनी चाहिए। जब भी आप किसी भाषा में संचार करते हैं तो भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उस भाषा में आपको निपुण होना चाहिए। इसी प्रकार विचारों की भी स्पष्टता होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने विचारों को सही प्रकार से एनकोड करके भेजेंगे तभी संदेश सही प्रकार से डिकोड होगा और अपेक्षित फीडबैक आपको मिल पाएगा। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। किन्हीं शब्दों का सही प्रकार से उच्चारण करा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप किसी शब्द का गलत उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ अनर्थ भी हो सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस, मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमें इन चारों टूल्स को ध्यान में रखना चाहिए कि बी ब्रीफ, गुड लिसनर, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन, भाषा का उच्चारण सही होना चाहिए। धन्यवाद। इससे संबंधित यदि आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।